हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम मॉडल पेपर 2026 कर रहे थे इकोनॉमिक्स का, जिसमें हमने समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, ये हमने कर लिया था। हमने पता है कि मतलब 4 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के। 2 क्षेत्र जो होते हैं वो घरेलू और पारिवारिक क्षेत्र होते हैं, जिसका कार्य क्या होता है? जिसका कार्य होता है कि व्यावसायिक क्षेत्र को उत्पादन के साधन उपलब्ध कराना और व्यवसाय फर्म से उसके बदले अपना पारिश्रमिक लेना और उसी पारिश्रमिक से जितने भी वस्तु और सेवा जो व्यवसायिक क्षेत्र बना रहे हैं उसे खरीदना। और दूसरा क्षेत्र होता है व्यवसायिक क्षेत्र, जिसका कार्य क्या होता है? उत्पादन के साधन जो पारिवारिक क्षेत्र के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं उनके द्वारा उत्पादन करना, और वस्तु और सेवा का उत्पादन जो करा है उसे लोगों तक पारिवारिक क्षेत्र को उपलब्ध कराना, उसके बाद उनका वस्तुओं का भुगतान प्राप्त करना और उनको उत्पादन के साधन का पारिश्रमिक प्रदान करना। अब सेकंड क्वेश्चन था, ये 5th क्वेश्चन है, यदि निवेश गुणांक 4 है तो सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति का मान ज्ञात करना था हमें। तो इसका सीधा सा है, हमारा फॉर्मूला है के का फॉर्मूला होता है 1/1 - MPC। अब MPC अब इसमें MPC ज्ञात करनी है हमें, तो हमें के का मान दे रखा है 4, हम लिखेंगे 1/1 - MPC। इसको आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर इसको रोटेट करेंगे वैल्यूज़ को, तो 1 - MPC हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा =1, ऊपर 1 रह गया। फिर ब्रैकेट को खोलेंगे तो 4 - 4 MPC = 1। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ 1 को यहाँ ले आएंगे और MPC को छोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका, एक मिनट, जब आप करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 MPC 4 - 1, ठीक है। 4 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ होगा 3/4, तो आंसर आएगा 0.75। तो आपका इसमें आंसर क्या हुआ? 0.75। तो MPC का मान क्या ज्ञात किया हमने? 0.75। कैसे किया? के का मान हमें दे रखा है 4 और 1/1 - MPC निवेश गुणांक का फॉर्मूला होता है। इसे हम रोटेट करेंगे तो 4 को जब हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ 4 MPC मतलब 3/4 हो जाएगा, और जब 3/4 को आप डिवाइड करेंगे तो 0.75 आपका आंसर आएगा। तो इससे हमने क्या करा? गुणांक का मान दे रखा है और हमने MPC का मान ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट, अगर ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें अगर आपको सपोज करिए हमें पता करना है कि हमारा मान सही आया कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम MPC की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर लिखेंगे, के =1 1 - MPC होता है। अब MPC की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली थी? 0.75, तो 1 - 0.75। अब 0.75 को 1 से माइनस करोगे, तो जब अपन माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे? कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, अगर हमें आना चाहिए 1 पॉइंट लगा देंगे। 0.75 करा तो आंसर कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, तो यहाँ आएगा 0.25। तो आंसर कितना है अपना? 0.25। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो 1/25 हमने पढ़ा है कि पॉइंट हटाते हैं नीचे 100 आ जाता है। फिर इसका क्या निकलेगा? नेक्स्ट इसका हो जाएगा 100/25, तो आंसर कितना आएगा? 4। इसका मतलब हमने जो गुणांक निकाला वो हमारा सही निकला और आंसर क्या आया? 4 आया। कैसे निकाला? देखिए कि हम मान रहे हैं कि हमारा MPC का मान कितना है? 0.75। 0.75 एक में से माइनस करेंगे 0.25, 0.25 1/2 0.25 लिखेंगे। 25 अब इसको पॉइंट को हटाना है हमें, तो 25/100 कर देंगे, 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100/25 आंसर कितना आएगा? 4। इसका मतलब हमने आंसर क्या निकाला? सही निकाला है। आप ऐसे इसको आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब निवेश गुणांक जो हम निकाल रहे हैं, जिसको गुणांक कह रहे हैं, इसका दूसरा नाम निवेश गुणांक है। क्यों? क्योंकि कीन्स ने दिया था, और आपको अगर समष्टि अर्थशास्त्र में कुछ ही पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि समष्टि अर्थशास्त्र में जितने भी नियम हैं या जितने भी थ्योरीज हैं वो सब कीन्स के द्वारा प्रतिपादित की गई हैं। तो निवेश गुणांक है, सबसे पहले RF खान ने दिया था, पर उन्होंने जो गुणांक दिया था वो गुणांक अलग था। वो गुणांक था रोजगार के ऊपर, और कीन्स ने उसको क्या किया? उसको नाम दिया निवेश गुणांक। इसका मतलब ये होता है कि निवेश में परिवर्तन करने पर आय में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है। ठीक है।
नेक्स्ट है राजकोषीय घाटे से सरकार को ऋण ग्रहण की आवश्यकता होती है, विवेचना कीजिए। हाँ, फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय जो घाटा होता है वो क्या होता है, हमारे राजस्व घाटे में जितनी भी हम देनदारियों को जोड़ दें तो हमारा राजकोषीय घाटा बन जाता है। तो राजकोषीय घाटे के में गवर्नमेंट को बाहर से पैसा लेने की, या फिर अब दो तरीके से गवर्नमेंट ऋण लेती है, एक तो आंतरिक ऋण लेती है, एक बाहरी ऋण लेती है। आंतरिक ऋण लेती है हम लोगों से, मतलब पब्लिक से, बैंक के थ्रू, केंद्रीय बैंक के थ्रू, क्योंकि हम पढ़ के आए केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक है, तो सरकार को लोन का काम करने के लिए केंद्रीय बैंक लोन दिलवाती है पब्लिक से, और बाहर से जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, यहाँ से वो लोन लेती है। और लोन इसलिए लेती है इससे जो अर्थव्यवस्था की धीमी गति है उसको सही करने के लिए, जितने भी देनदारी हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, रोजगार को सृजित करने के लिए, और राष्ट्रीय आय को बढ़ावा देने के लिए। 7th क्वेश्चन है स्वायत्त व समायोजित लेन देन में भेद कीजिए। जो स्वायत्त होता है, स्वायत्त का मतलब होता है ये दोनों जो टर्म्स हैं ये भुगतान संतुलन, जिसको हम अदायगी संतुलन भी कहते हैं, उसमें दिए जाते हैं। इसमें जो सबसे पहला है स्वायत्त का मतलब होता है इसका अदायगी संतुलन से कोई संबंध नहीं है। इसमें जितने भी आप आयात निर्यात या जो भी चीज़ें आ रही हैं, क्रेडिट हो रही हैं, जैसे हमने किसी से गिफ्ट लिया, किसी से कहीं से हमें निवेश हुआ, तो वो सब इसमें शामिल हैं, ठीक है। और दूसरा है समायोजित। समायोजित का मतलब होता है कि अगर अदायगी संतुलन या भुगतान संतुलन दोनों एक ही हैं, उनमें अगर किसी भी प्रकार का कोई कारण से असंतुलन होता है तो उस असंतुलन को दूर करने के लिए समायोजित लेन देन करते हैं। कि हम क्या करते हैं, अपने पास जो सोना है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, उसको बेचते हैं और उसको खरीदते हैं बाहर, तो उसका इस्तेमाल करके हम इसको समायोजित करते हैं, वो जो संतुलन है उसको बनाए रखते हैं और असंतुलन को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भारत के अदायगी संतुलन में निम्न माने जाए कि आयात कितना है, 1000 मिलियन डॉलर है, और व्यापार संतुलन 500 है। उसके बाद अदृश्य जो मदें हैं वो 520 हैं, तो हमें निर्यात और चालू खाता निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको निकालने का तरीका है, पहले हमें क्या करना है, हमें वो व्यापार संतुलन कितना दे रखा है, 500। अब हमें पता है कि व्यापार संतुलन में क्या आता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आता है। अब हमें एक्सपोर्ट तो पता नहीं, लेकिन हमें इंपोर्ट कितने दे रखे हैं, हमें इंपोर्ट दे रखे हैं कितने, देखिए 1000, ठीक है। इंपोर्ट कितने, 1000। अब मुझे क्या निकालना है, एक्सपोर्ट निकालना है। ये व्यापार संतुलन कितना है, 500। व्यापार संतुलन क्या होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स होते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स निकालते हैं, निर्यात में से आयात को माइनस कर देते हैं। तो आयात हमें 1000 दे रखे हैं, निर्यात हमें दे नहीं रखा, और भुगतान संतुलन हमें 500 दे रखा है। अब मुझे क्या निकालना है, निर्यात निकालना है। तो मैं एक्स को इधर ले आऊँगी और इधर 500 प्लस 500 इधर है, तो 1000 प्लस 500 कर दूँगी, तो कितना आएगा इसमें, 1500 रुपये। इसमें आंसर क्या आएगा, 1500। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, मेरे निर्यात देखें और आयात क्या है, कम है। अब आगे 1500 आ गया। 1500 आने के बाद अब हमें क्या करना है, 1500 आने के बाद अब मुझे क्या निकालना है, चालू खाता। चालू खाता कैसे निकालते हैं, आपने जो व्यापार संतुलन निकाला है ना, तो व्यापार संतुलन में क्या निकालते हैं अपन, व्यापार संतुलन क्या होता है, वस्तुओं का आयात और निर्यात, उसमें सेवाएं शामिल नहीं होती, और अदृश्य मदें जो हैं वो सेवाएं होती हैं। तो 500 तो अपना दे ही रखा है, 500 है। अब 500 में 520 को प्लस कर दो, तो ये कितना हो गया, 1020। तो हमारा चालू खाता कितना आया, 1020। चालू खाता क्या होता है, चालू खाता में हम जितने भी आयात निर्यात हैं, वस्तु और सेवाएं, दृश्य और दृश्य मदों के, वो हम इसमें शामिल करते हैं, उससे क्या कहते हैं, चालू खाता कहते हैं, ठीक है। उसमें चालू खाते में और भी चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हम वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात शामिल करते हैं। वस्तुओं का हमने निकाल दिया, व्यापार संतुलन 500 दे रखा है, उसमें हमने अदृश्य जो वस्तुएं थी उनको, सेवाओं को जोड़ दिया, तो हमारा आंसर कितना है, 1020 हमारा आंसर आया है, ठीक है। 1020 आया, 520 वो और 500 वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण तथा आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण के लिए आधार पर अंतर बताइए। तो सकारात्मक क्या होता है, जिसमें हम वर्तमान स्थितियों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि क्या है, ठीक है। और आदर्शात्मक में क्या होता है, इसमें हम तथ्यों के आधार पर और भविष्य का अध्ययन करते हैं कि क्या होना चाहिए। जैसे
निर्धनता क्या है, ये हुआ सकारात्मक। और निर्धनता को कैसे खत्म किया जाए, ये होता है आदर्शात्मक। नेक्स्ट है स्थानापन्न तथा पूरक वस्तुओं के उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनका एक स्थान की जगह दूसरे, एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाए, उसे कैसे कहते हैं? स्थानापन्न वस्तुएं। इसको दूसरे नाम से प्रतिस्थापन वस्तुओं के नाम से भी जाना जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, स्प्राइट और पेप्सी। लेकिन आपको उदाहरण देते टाइम ये ध्यान रखना है कि अगर आपने दो गर्म चीज़ें ली हैं तो दो गर्म चीज़ें ही आएंगी, जैसे चाय और कॉफ़ी, दूध और चाय। ठीक है। पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तु होती हैं जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है। ठीक है, जैसे कार और पेट्रोल, शाई और इंक, बैट और बॉल, ये होती हैं। अब जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, इनका ये कैसी होती है? ये धनात्मक होती हैं, इनका संबंध धनात्मक होता है, एक वो है ना। और जो पूरक वस्तु होती हैं उनमें ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट है समानुपाती वक्र की परिभाषित कीजिए। हमने उदासीन वक्र पढ़ा है, इसको हम तटस्थ वक्र भी कहते हैं और जिसे हम अंदिमान वक्र भी कहते हैं। वो उपभोक्ता के द्वारा होता है और ये उत्पादक के द्वारा होता है। तो जहाँ पे आपने वहाँ उपभोक्ता लगाएंगे, वहाँ पर यहाँ पे उत्पादक लगाएंगे कि किसी उत्पादक के द्वारा दो उत्पादन के साधनों का प्रयोग करते हुए जो भी उत्पादन किया जाता है और जिससे उत्पादक उत्पादक क्या करता है? समान उत्पादन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? समुत्पत्ति वक्र कहते हैं। जैसे आप हमेशा डायग्राम भी बनाते होंगे, देखिए मैं बताती हूँ आपको एक में। देखिए हम डायग्राम बनाते हैं समुत्पत्ति वक्र का, ऐसे ही बनता है। अंदिमान वक्र का भी ऐसे ही बनेगा और समुत्पत्ति वक्र का डायग्राम भी ऐसे ही बनता है। ठीक है, ये यहाँ पर आप वस्तु एक्स और वाई लेते हैं, यहाँ पर आप लेंगे श्रम और यहाँ आती है पूंजी। ये क्या बताता है? लेवल ऑफ जितना भी है आपका आउटपुट वो बताता है। उसके बाद नेक्स्ट है कुल परिवर्तनशील लागत वक्र का रेखा चित्र बताइए। तो कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? तो जब कुल लागत में से, अगर हमें याद नहीं रहे तो हमें क्या लिखना है कि कुल लागत में से क्या करना है अपने को? कुल लागत में से कुल स्थिर लागतों को माइनस कर देंगे या घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी? कुल परिवर्तनशील लागत प्राप्त होगी। टीसी में से टीएफसी घटा देंगे तो टीवीसी हमें क्या होगी? प्राप्त होगी। आप और भी लिख सकते हैं कि इसका उत्पादन के साथ संबंध होता है। उत्पादन अगर जीरो होता है तो ये भी हमेशा क्या रहेंगी? जीरो रहेंगी। तो कुल परिवर्तनशील लागत वह लागतें होती हैं जब कुल लागतों में से कुल स्थिर लागतों को घटा दिया जाता है। एक बार एक फॉर्मूला याद कर लीजिए और फॉर्मूले से ही आपकी क्या बन जाएगी? डेफिनेशन बन जाएगी, आपको दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत सामान्य लाभ तथा अति सामान्य लाभ की का भेद कीजिए। तो सामान्य लाभ कब होगा? जब सामान्य लाभ की स्थिति होगी हमारी जिसमें AR MR दोनों क्या होंगे? बराबर, और ये हमारा AC वक्र होगा और ये हमारा MC वक्र, ये सब बराबर होंगे। AR बराबर MR बराबर AC बराबर MC, इसे कहते हैं सामान्य लाभ, जिसमें आने जाने की कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी फर्म की। ना तो कोई फर्म आ सकती है और ना कोई फर्म छोड़कर बाजार को जा सकती है। ये होती है सामान्य लाभ की स्थिति। ठीक है, AC के न्यूनतम बिंदु पर। अब नेक्स्ट देखिए, इसने पूछा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब अधिलाभ की स्थिति। अब अधिलाभ की स्थिति अगर हमें बनानी है तो अधिलाभ की स्थिति क्या होगी? ये आपका AR और MR वक्र है। ठीक है, अब अधिलाभ कब होगा? हम पढ़कर आए जब संप्राप्ति आगम ज़्यादा होता है किसकी तुलना में? लागत की तुलना में। तो AR वक्र से लागत क्या होगी? हमेशा कम होगी। ठीक है, तो ये हमने बनाया, ये हमारा P, ये हमारा P1 बिंदु, ये हमारा E बिंदु और ये हमारा F बिंदु। ये हमारा कौन सा वक्र हो गया? ये हमारा हो गया MC वक्र और ये हमारा हो गया AC वक्र। ठीक है, एक मिनट रुकिए, ये वाला नहीं, मैं बता रही हूँ आपको दोबारा से, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है डायग्राम। एक बार रुक जाइए, मैं आपको दूसरी तरीके से बताऊँगी इस डायग्राम को। रुकिए, देखिए इसको अपन दोबारा बनाएंगे जिससे कि हमें स्पष्ट हो, जल्दी जल्दी नहीं बने। ये देखिए, ये हमारा AR और MR वक्र हो गया। ये
हो गया हमारा ई बिंदु, एक एफ बिंदु है ना, ये एफ बिंदु, ये पी और ये P1। अब यहाँ हमने बनाया एक लागत वक्र AC, ये बनाया MC। ठीक है, ये हुआ हमारा ई बिंदु और ये हमारा एफ बिंदु। ये जो लाभ आ रहा है ना, ये लाभ को कहते हैं अतिलाभ। ये अतिलाभ की स्थिति होती है। आपको बस वक्रों का ध्यान रखना है। जैसे ये है AC कर्व, ये नीचे की तरफ है ई बिंदु की तरफ। अब अगर ऐसे हम हानि का डायग्राम बनाएंगे ना, तो उसको उल्टा बना देंगे। ये देखिए, ये बना अपना AC, ये MC, ये R और MR। तो लागत अब ऊपर ज़्यादा है और MR और AR नीचे की तरफ है। इसका मतलब लागत ज़्यादा है और जो आपकी संप्राप्ति है वो कम है। इसका मतलब ये वाला हुआ हानि का और ये वाला हुआ लाभ का। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड अभी रिसोर्सेज हैं। इसमें कोशिश ये कर रही हूँ कि बच्चों तक जो सब्जेक्ट की जो टफनेस है वो ना पहुँचे, बल्कि बच्चे उसको इजी तरीके से पढ़ें। इसलिए मैं आपको ऐसे बता पा रही हूँ और आई होप आपको दिक्कत नहीं आ रही हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगी। और आज के लिए बस इतना सही। आज हमने अति लघुतात्मक प्रश्न करे। अभी कुछ ही देर में मैं आपको लॉन्ग आंसर्स का भी वीडियो डाल दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है। कोशिश सिर्फ यही है कि बच्चों तक वीडियो पहुंच जाए और बच्चे अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ सकें, जहां उनको कोई दिक्कत या कोई परेशानी एग्ज़ाम टाइम में नहीं है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।